गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। आज ये आपके इस टेस्ट का डे 4 है। आज की इस वीडियो को आप लोग एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा या फिर आप लोग इसे अपना रिवीजन भी मान सकते हैं। आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूँ वैसे ही आप लोगों को लाइव चैट में कमेंट करके अपना आंसर बताना है और जब आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए थे। चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1996 यानी 1996 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने अपना रिवीजन किया है ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बैंगनी रंग का। यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यानी बैंगनी रंग का। देखिए यही क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जाता है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में, बस वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ऑप्शन ए दिया गया था बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी दिया था लाल। तो इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बैंगनी रंग ही होगा। क्वेश्चन आपका यही है, बस पूछने का तरीका वहां पे थोड़ा अलग था। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तब आप आंसर क्या करेंगे, तब आप आंसर करेंगे लाल रंग का। ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे, लाल रंग का, यानी लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी बैंगनी रंग का। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से बर्फ का पिघलना यह एक कैसा परिवर्तन है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको इससे पहले कई बार करवाया हुआ है, करीब 4 से 5 बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है और पूरा टॉपिक भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक एक एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अपना रिवीजन किया है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली यहाँ पे कर पाएंगे।
और यहाँ पे आपका टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। 15 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया था इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बर्फ का पिघलना ये एक कैसा परिवर्तन है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंज है। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ आखिर ये भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि उनके भार तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि बर्फ का पिघलना यह एक कैसा परिवर्तन है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे भौतिक परिवर्तन है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बर्फ के पिघलने पर जल बनता है, जिसे पुनः 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा करने पर बर्फ प्राप्त होती है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ से प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब जैसे बर्फ है, बर्फ एक बार पिघल जाएगी तो क्या होगा, हमें पानी मिलेगा, और अगर हम पानी को पुनः 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा कर दे तो हमें बर्फ वापस मिल जाएगी ना। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन ही तो है, फिजिकल चेंज ही तो है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी भौतिक परिवर्तन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, पूरा टॉपिक पढ़ाया है, सभी एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन ये मैंने आपको इससे पहले कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है। सो 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे 15 सेकेंड का टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी क्लोरीन। यानी प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है, तो क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ, देखिए यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, आर्द्रताग्राही होता है। क्या होता है, आर्द्रताग्राही होता है। देखिए आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आर्द्रताग्राही ना लिख करके यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक लिख दिया गया है। देखिए आर्द्रताग्राही को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक देखिए ये इंग्लिश में है ना, इसी इंग्लिश को क्या कर दिया गया, हिंदी में करके यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक लिख दिया गया, केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, आर्द्रताग्राही पदार्थ से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार कराया है। अगर आपने रिवीजन किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा,
यानी PbO। इसको हम किस नाम से जानते हैं? लेड ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो जो PbO है यानी लेड ऑक्साइड है, ये हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस यानी आर्द्रताग्राही पदार्थ नहीं है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए CaO, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं या फिर आप लोग इसे बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए CuO, इसको हम कॉपर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है। तो देखिए ये तीनों CaO, CuO और H2SO4 ये तीनों ही आर्द्रताग्राही पदार्थ हैं यानी हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हैं। लेकिन जो PbO है यानी लेड ऑक्साइड है, ये हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ किसे कहते हैं, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, सभी एग्जाम्पल्स बताए हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी आर्द्रताग्राही पदार्थ किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते, आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है द्रव्य वाला, वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है और आपका यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो चुका है। 15 सेकेंड का टाइम दिया था मैंने आपको। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण। यानी सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर किया होगा, कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन करीब मैंने आप लोगों को 3 से 4 बार पहले भी कराया हुआ है। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, अरिहंत की बुक का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, देखिए आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया है रेडियो एक्टिविता वाला यानी रेडियो एक्टिविटी वाला, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। ये अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिस्मथ आवर्त सारणी में 5वें समूह 5th ए समूह में उपस्थित है। इसके परमाणु में से एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 5th ए समूह, ऑप्शन बी दिया है 6th ए समूह, ऑप्शन सी दिया है 3rd ए समूह और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझा दूंगा। यहाँ पे एक रूल अप्लाई होने वाला है, चलिए वो रूल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रूल अप्लाई होगा सोडी समूह विस्थापन नियम। कौन सा रूल अप्लाई होगा? सोडी समूह विस्थापन नियम यहाँ पे अप्लाई होगा। ये रूल मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सोडी समूह विस्थापन नियम के अनुसार एक बीटा कण के उत्सर्जन पर
प्राप्त नया परमाणु आवर्त सारणी में एक स्थान दाईं ओर यानी एक स्थान दाहिनी ओर चला जाता है, अर्थात एक स्थान दाईं ओर स्थित होता है यानी दाहिनी ओर स्थित होता है। अब देखिए यहाँ पे जो बिस्मथ है ये 5th A समूह में उपस्थित है। इसके परमाणु में से एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु 6th A समूह में उपस्थित होगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6th A समूह हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 6th A समूह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि बिस्मथ आवर्त सारणी में 5वें समूह में उपस्थित है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो बिस्मथ है ये आवर्त सारणी में 5वें समूह यानी 5th A समूह में ये उपस्थित है बिस्मथ। फिर यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि इसके परमाणु में से एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर, यानी इसके परमाणु में से क्या हो रहा है, एक बीटा कण क्या हो जा रहा है, उत्सर्जित हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर, ठीक है, एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर। तो यहाँ पे एक बीटा कण यहाँ पे उत्सर्जित हो जा रहा है। फिर हमसे पूछा गया कि बनने वाला नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा, यानी एक बीटा कण के उत्सर्जित होने पर जो नया परमाणु बनेगा वो किस समूह में उपस्थित होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि सोडी समूह विस्थापन के नियम के अनुसार एक बीटा कण के उत्सर्जन पर प्राप्त नया परमाणु आवर्त सारणी में एक स्थान दाईं ओर चला जाता है, एक स्थान दाहिनी ओर चला जाता है, अर्थात एक स्थान दाईं ओर उपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पे बिस्मथ जो है ये 5th A समूह में उपस्थित है, ठीक है। जब यहाँ पे इसके परमाणु में से एक बीटा कण उत्सर्जित होगा, यानी इसके परमाणु में से एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु क्या होगा, ये 5th A से किस में चला जाएगा, 6th A में चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बता दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो प्राप्त नया परमाणु आवर्त सारणी में एक स्थान दाईं ओर यानी एक स्थान दाहिनी ओर उपस्थित होता है। तो एक बीटा कण उत्सर्जित होगा, 5th A था यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो एक स्थान दाईं ओर जाएगा तो 6th A में ही तो आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है ये वाला। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे कुछ तत्वों को उनकी आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार दर्शाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, ये आपके यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं। देखिए ये जो आपके एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं ये आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार दर्शाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से सबसे बड़े आकार का तत्व कौन सा होगा। ऑप्शन ए दिया है Na यानी सोडियम, ऑप्शन बी P यानी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी दिया है Si यानी सिलिकॉन और ऑप्शन डी दिया है मैग्नीशियम यानी Mg। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे बताइए। 1 मिनट का टाइम मैंने आपको दिया था और आपका टाइम भी यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो ये टोटली आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, सोडियम दिया है। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नजर आए, ठीक है। तो Na इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद Mg लिखा है, Mg का एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और फॉस्फोरस का यहाँ पे 15 होता है। एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एरो मैंने बना दिया। देखिए सोडियम का Na का एटॉमिक नंबर 11, Mg यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, Al यानी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13,
Si सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और फास्फोरस P का एटॉमिक नंबर 15 होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यानी लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार जो होता है वो घटता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट की ओर यहाँ पे जाएंगे, देखिए लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो यहाँ पे परमाणु का आकार घटता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे देखिए सबसे लेफ्ट में आपका तत्व दिया गया है सोडियम, इसका आकार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद Mg का इससे छोटा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का इन दोनों से छोटा, फिर सिलिकॉन का और छोटा, और यहाँ पे फास्फोरस का सबसे छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने आपको बताया ना कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो देखिए सबसे लेफ्ट में यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? ये आपका सोडियम है, और सबसे राइट में आपका यहाँ पे फास्फोरस है। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, सोडियम से जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनका जो परमाणु का आकार होगा वो घटता हुआ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जो Na है सोडियम का, इसका परमाणु आकार जो होगा वो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। ठीक है, फिर Mg का और छोटा, एल्यूमिनियम का और छोटा, सिलिकॉन का और छोटा, फास्फोरस का सबसे छोटा हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोडियम होगा। जो यहाँ पे सोडियम Na है ये सबसे बड़े आकार का तत्व है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूँ वो मैं यहाँ पे कई बुक से सेलेक्ट करके करवाता हूँ। मेरे पास 3 से 4 बुक्स अवेलेबल हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी बुक से सेलेक्ट करके मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक में नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको करीब 4 से 5 बार सॉल्व कराया हुआ है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। ऑप्शन ए दिया है अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम, ऑप्शन डी विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा ज्यादा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है, केवल कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना तो तुरंत आप कर पाएंगे। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं, टाइम कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी शून्य होगा। अब शून्य क्यों हुआ मैं आपको बता दूं। देखिए पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने के कारण पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है वो भी क्या होता है? शून्य होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। करीब 7 से 8 बार क्वेश्चन कराया है, अगर रिवीजन किया होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से बादलों पर कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। देखिए जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से बादलों पर कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है AgI। क्या दिया है? AgI। इसको हम सिल्वर आयोडाइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी दिया है NaOH, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी दिया है NH4Cl, जिसको हम नौसादर के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी AgI। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सिल्वर आयोडाइड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको लिख के भी बता देता हूं किस नाम से जानते हैं। सिल्वर आयोडाइड
डाइड के नाम से जानते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पूरा नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला AgI होता है। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से बादलों पर कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? AgI यानी सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 15 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन ए में लिखा है खाने का सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है NaHCO3। ऑप्शन बी दिया है रेड लेड, इसका फॉर्मूला Pb3O6 यहाँ पे लिखा है। ऑप्शन सी लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉर्मूला K2Cr2O7 लिखा है। ऑप्शन डी दिया है धावन सोडा, फॉर्मूला Na2CO3.10H2O लिखा है। अब इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन, एक मिलान आपका यहाँ पे गलत है और आपको वही बताना है कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में आपसे पूछा गया था गलत मिलान वाला। आप पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करवाता हूँ। सो टाइम कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, रेड लेड। ये वाला जो मिलान है, यही वाला मिलान जो है ये गलत है। देखिए रेड लेड का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? Pb3O6 लिखा है। तो Pb3 यहाँ पे O6 नहीं होगा, क्या होगा मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं। Pb3O4 होता है। क्या होता है? 4 होता है, 6 नहीं होता है। यहाँ पे Pb3 फिर इसके बाद O6 लिखा हुआ था, तो ये वाला मिलान गलत है। सही फॉर्मूला क्या होगा रेड लेड का? Pb3O4 होता है। रेड लेड का रासायनिक नाम ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है। कई बार मैंने आपको बताया है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि रेड लेड का रासायनिक नाम क्या होता है? ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा। सो यही मिलान गलत है। Pb3O4 ये सही फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे Pb3O6 लिखा हुआ था। और इसके अलावा खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, जिसे आप बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ये भी बिल्कुल सही फॉर्मूला लिखा है। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है, ये भी सही है। यही बी वाला जो था, ये रेड लेड वाला, यही मिलान आपका गलत था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। ऑप्शन ए दिया है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों, और ऑप्शन डी शून्य। ये क्वेश्चन करीब मैंने आपको 4 से 5 बार कराया है। अगर आपने रिवीजन किया है, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। और आज के टेस्ट में आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं हुआ होगा। अगर आप मुझसे स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया है वो आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो आज का टेस्ट आप लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। टाइम कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों। अब कैसे होगा वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों ही होगी। कैसे होगी? क्योंकि बैठा हुआ आदमी, ठीक है, जो चलती हुई गाड़ी में आदमी बैठा हुआ है, बैठा हुआ आदमी सीट के सापेक्ष विरामावस्था में रहता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा होगी। तथा उस आदमी के शरीर का ऊपर का जो हिस्सा है वो सीट के सापेक्ष गति में रहने से वह आदमी गतिज ऊर्जा का अनुभव करता है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी होगी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे फिजिक्स में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं। चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो चलती हुई गाड़ी में जो आदमी बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ आदमी सीट के सापेक्ष विरामावस्था में रहता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी।
तथा उस आदमी के शरीर का ऊपर का जो हिस्सा है वो सीट के सापेक्ष गति में रहने से वह आदमी गतिज ऊर्जा का अनुभव करेगा ना, तो इसलिए गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों। अब चलिए आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं की बात हो रही है। ऑप्शन ए दिया है लोहे में जंग का लगना, ऑप्शन बी पानी का भाप में बदलना, ऑप्शन सी कोयले का जलना और ऑप्शन डी दूध से दही का बनना। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भाप का पानी में बदलना। ये जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो फिर ये कौन सा परिवर्तन है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि पानी का भाप में बदलना ये एक कैसा परिवर्तन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये कौन सा परिवर्तन है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा लोहे में जंग का लगना, कोयले का जलना, दूध से दही का बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा परिवर्तन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज का टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। टोटल मैंने आप लोगों से 12 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं। और वैसे तो मुझे पता है कि किसने यहाँ पे क्या करेक्ट किया है। ऑनेस्टी के साथ बताइएगा। फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि किसने कितना करेक्ट किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कि 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्ट किया है। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।